हेलो, आप सभी को मेरा प्रणाम। डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस की जर्मनी यात्रा। जैसा कि पिछले अंक में इस बात की चर्चा हुई थी कि सुभाष बाबू मॉस्को से जर्मनी गए और बर्लिन पहुंचने का उनका टाइम है 3 अप्रैल 1941 और ये वातावरण है द्वितीय विश्व युद्ध का। इस दौरान जर्मनी पहुंचने पर उनकी मुलाकात सबसे पहले जो होती है वो हिटलर के एक बहुत ही विश्वसनीय दाहिने हाथ माने जाने वाले अधिकारी रोबेनट्रॉप से। रोबेनट्रॉप ने सुभाष बाबू को यह आश्वासन दिया कि उनके मिशन में जर्मनी जरूर मदद करेगा और इस आश्वासन के साथ वे हिटलर से मुलाकात कराने की युक्ति बताने लगे। वह दिन आ ही गया 28 मई 1941 जब सुभाष बाबू की हिटलर से मुलाकात तय की गई। अब देखने वाली बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर सबसे मिलता नहीं था, क्योंकि हिटलर के समकक्ष डुप्लीकेट हिटलर कई बनाकर के रखे गए थे, तकरीबन 5 या 6। इसलिए जब सुभाष बाबू मिलने के लिए बैठे तो स्वागत कक्ष में हिटलर प्रवेश करता है और सुभाष बाबू से पहचान जाते हैं कि ये वास्तविक नहीं बल्कि डुप्लीकेट हिटलर है। और तपाक से सुभाष बाबू ने कहा, माफ कीजिएगा, मुझे एडोल्फ हिटलर जी से मिलना है। इसके साथ पुनः कुछ देर के बाद दूसरे हिटलर प्रवेश करते हैं, उसे भी सुभाष बाबू पहचान लेते हैं। तत्पश्चात तीसरी बार वास्तविक एडोल्फ हिटलर प्रवेश करता है और उससे सुभाष बाबू पहचान लेते हैं कि यह वास्तविक हिटलर है। हिटलर इस बात से बहुत प्रभावित हुआ सुभाष चंद्र बोस से कि आपने मेरे समकक्ष दिखने वाले हूबहू डुप्लीकेट हिटलर को कैसे पहचान लिया। तो सुभाष बाबू ने जवाब दिया कि मैं मेहमान के तौर पर बैठा था और जब वो आपके वेशभूषा में प्रवेश किए तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जबकि ज्यादातर मेजबान नहीं मेहमान हाथ बढ़ाता है। इसी बात से मैंने पकड़ लिया ये एडोल्फ हिटलर नहीं हो सकते, और ये सच था। एडोल्फ हिटलर पहले किसी से हाथ मिलाने के लिए जल्दी नहीं बढ़ाता था। बहरहाल इस बात से हिटलर बहुत प्रभावित हुआ और उनसे सकारात्मक सहयोग देने के लिए काफी समय दिया। सुभाष बाबू और हिटलर के बीच में बातचीत के दौरान 3 बिंदुओं पर चर्चा होती है। पहली बिंदु पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम बर्लिन रेलवे स्टेशन को ब्रिटिश विरोधी वातावरण फैलाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। इसकी मंजूरी सुभाष बाबू ने दे दिया। दूसरी बात, जर्मनी में जितने भी युद्धबंदी भारतीय आ रहे हैं उनमें से चुने हुए सैनिकों को लेकर के हम एक हिंद फौज बनाना चाहते हैं। उसकी भी परमिशन हिटलर ने दे दिया। तीसरी और अंतिम बात की जर्मनी, जापान और इटली मिलकर के भारत को स्वतंत्र देश घोषित कर दे। हिटलर इसके लिए तैयार नहीं हुआ। यही कारण है कि हिटलर से थोड़ी सी सुभाष चंद्र बोस का रुझान कम हुआ। लेकिन बाकी 2 चीज मिलने के बाद, सहयोग मिलने के बाद, सुभाष बाबू ने 2 नवंबर 1941 में बर्नी में ही सबसे पहले फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, स्वतंत्र भारत केंद्र। और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना के साथ ही बर्लिन में सुभाष बाबू ने भारतीय सैन्य दल की भी स्थापना की, जिसमें युद्ध बंदियों में से चुने हुए तेज तर्रार सैनिकों को इसमें शामिल किया जाता था। ये भारतीय सैन्य दल का इसलिए सुभाष बाबू की नज़रों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि इसी सैन्य दल ने बर्लिन में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी शब्द से संबोधित किया, जो उनका उपनाम बन गया। इसी भारतीय सैन्य दल ने 26 जनवरी 1942 में बर्लिन में ही
तिरंगे झंडे के प्रति अपनी सम्मान व्यक्त किया और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे का गान हुआ था बर्लिन में। समय है 26 जनवरी 1942। कितना दिलचस्प मैटर है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में इसे राष्ट्रगान के रूप में मान्यता मिली। उसे सुभाष बाबू ने 5 साल पहले ही विदेश में गीत गाकर तिरंगे के सम्मान में यह साबित कर दिया था कि उनके नजरों में देश आजाद हो चुका था। इसी भारतीय सैन्य दल ने ही जब नागरिकों से अभिवादन करने की बात आती थी तो जय हिंद शब्द का उच्चारण करना लोगों को सिखाया और जय हिंद बोलने का मतलब था कि ये भारतीय सैन्य दल के सैनिक हैं। हालांकि जय हिंद शब्द इस जगह पर नया शब्द नहीं था। 1933 में त्रिवेंद्रम में जय हिंद शब्द पर सबसे पहले चंपा कर्मण पिल्लई ने प्रयोग किया था 1933 में त्रिवेंद्रम में, जिसे सुभाष चंद्र बोस के सैनिकों के लिए यह एक स्लोगन बन गया आम नागरिकों से मेल मिलाप के लिए, जय हिंद। उसके बाद इसी बर्लिन में स्वतंत्र रेडियो केंद्र की स्थापना की गई और 3 रेडियो केंद्र प्रसारण के लिए बनाए गए। पहला था M.R. व्यास रेडियो, दूसरा था आजाद मुस्लिम रेडियो और तीसरा था कांग्रेस रेडियो। इन 3 सेंटर से कुल मिलाकर के 7 भाषाओं में प्रचार प्रसार शुरू हुआ। उनमें हिंदी, इंग्लिश, फारसी के अलावा तमिल, तेलुगु, बंगला और पाश्तो भाषा थी। इतनी भाषाओं में 3 सेंटर से आज़ाद हिंद के सैनिकों ने पूरी दुनिया में भारत की आज़ादी के लिए एक विशाल जनमत की शुरुआत कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि था। 26 जनवरी 1942 में लेफ्टिनेंट किरपे के निर्देशन में इसी सैन्य दल ने तिरंगे के साथ शपथ ली और वो तिरंगा कांग्रेस का ही तिरंगा था। बस फर्क इतना था कि उस तिरंगे में चरखे की जगह उछलता हुआ सिंह था, जो सुभाष चंद्र बोस के एक तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक का स्लोगन था। उस तिरंगे में एक गतिशीलता थी, चीजों को पाने की नहीं छीनने की ललक थी, अपने अधिकारों के प्रति सतर्क और सजग, ये भारतीय तिरंगे का वहां संदेश था। जब भारतीय सैन्य दल के सैनिक जय हिंद के उच्चारण के साथ अपनी परेड शुरू करते थे तो ऐसा लगता था मानो बर्लिन में ही भारत बस गया हो। ऐसे शूरवीर, ऐसे देशभक्त, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के विदेश में रहकर भारत के प्रति यह सम्मान, ये देशभक्ति की ललक, ये तड़प, ये बताता है कि अगर सुभाष चंद्र बोस को भारत में समर्थन मिला होता तो शायद देश 1940 से 42 के बीच में आजाद हो चुका होता। तो सुभाष चंद्र बोस की आगे की यात्रा जब आज़ाद हिंद फौज में वो प्रवेश करते हैं तो उससे हम अगले अंक में आपके समक्ष अपने विचार रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।